सितंबर मंथ की, उसमें साइंस एंड टेक वाला पार्ट है ये। इसमें हम प्रीलिम पर्सपेक्टिव से करेंगे, क्योंकि मेंस का जो टाइम होगा उसमें मेंस का देखेंगे। अभी प्रीलिम्स क्योंकि अगला टारगेट है, चाहे वो पीसीएस का 2024 का प्रीलिम्स हो या यूपीएससी का 25 का प्रीलिम्स हो, तो उस हिसाब से देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं तो वो देख लेंगे। अब जैसे ये है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन इंडिया अपना इंडिजिनस स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट इन्होंने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो इसमें जो पहला मॉड्यूल होगा उसका जो डेट है वो 2028 तक होगा। ठीक है, ईसीएस में डेट पूछ सकते हैं कि पहले मॉड्यूल का टारगेट क्या है। ओवरऑल जो डेट है इसकी, पूरा जो ये स्पेस स्टेशन बनेगा उसकी 2035 है। ये पीसीएस स्पेसिफिक है, यूपीएससी में नहीं पूछेंगे ये। यूपीएससी में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान को मिला के टेक्नो उनकी उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़रूरी है, उसमें ऑप्शंस बना के पूछ सकते हैं। जैसे ये LVM-3 होना चाहिए, ह्यूमन रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, एस्केप मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है। ये सब चीज़ें मेंस में भी काम आ जाएंगी कि भाई एक क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी 2017 मेंस में पूछ चुका है कि इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन क्यों नहीं अभी तक बना पाया है। ठीक है, शायद 19 में, हाँ 19 में पूछा था उन्होंने ये। तो उसमें कब तक बनाएगा स्पेस स्टेशन, तब तक तो कॉन्सेप्चुअल स्टेज में ही था। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक मेंस में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब ये पूछ सकता है कि क्या प्लान्स हैं, क्या आगे करने वाले हैं, कि कितना डेवलपमेंट हो गया है उसका, वो सब पूछ सकता है। प्रीलिम्स में पीसीएस में ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गगनयान जो प्रोजेक्ट है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे 3 दिन के लिए, उसमें ये करेंगे कि उसी को एक्सटेंड कर दिया है इन्होंने कि 4 मिशन किए जाएंगे, कि वहाँ पे जाएंगे, स्टडी करेंगे स्पेस में कहाँ डॉकिंग करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए उनको 4 मिशन इसी गगनयान के अंदर लॉन्च कर दिए हैं अभी, मतलब एक्सटेंड कर दिया है इस मिशन को। ठीक है, और क्या है, ये पता ही होगा आपको कि ये इस हाइट पे रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है भाई, ये ऊपर ऊपर से देख लो, क्योंकि इसमें अब आप डिटेल में पढ़ोगे। जनरली क्या है ना, मेंस में आंसर लिखने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप पूरा 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 पढ़ोगे ना तो आपकी लिखने की आदत भी वैसी हो जाएगी, बहुत शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं। और कोई टॉपर या जो जिसकी भी कॉपी आप देखोगे, अगर बिना भक्ति भाव के एनालिटिकल और थोड़ा सा क्रिटिकल होके देखोगे ना, तो इतना कोई बहुत बड़ा अच्छा आंसर नहीं लिख दे रहे हैं। अभी मैं एक अभी टॉपिक आएगा उसमें एक कॉपी दिखा दूंगा मैं आपको, रैंक 1 की कॉपी है, और मेंस से शायद 5 दिन पहले आंसर लिखा है, जो विजन का टेस्ट होता है अभ्यास उसमें। देख लेना आप उसकी क्वालिटी क्या है, उससे अंदाज लगा लेना। तो इतना वो नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट पता होनी चाहिए चीज़ें, जो चेक कर रहा है उसको भी नहीं पता इतना एग्जैक्ट तो। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है भाई, जनरल जनरल भाई, स्पेस स्टेशन अगर होता है तो क्या होता है, स्पेस फ्लाइट आ गई कि फ्यूचर स्पेस फ्लाइट होंगी तो वहाँ के लिए एक स्पेस स्टेशन होगा तो वो ईजी होगा। ठीक है, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, अर्थ में ऑलरेडी जो सेट जो ऑब्जर्वेशन के लिए पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, उसके अलावा ये भी अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम किया, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट बेसिस पे रहेगा तो उसमें भी काम आएगा। माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा स्पेस स्टेशन में करते क्या हैं, इनोवेशंस वगैरह फोस्टर करेगा, है ना। छोटे छोटे जो एंटरप्रेनर हैं, अपना कोई प्रोडक्ट अगर उन्हें लॉन्च कर टेस्ट करना है, ठीक है, तो वो उनको बूस्ट करेगा, ये लोगों को मोटिवेट करेगा स्पेस सेक्टर में आने का। एक फैक्ट है कि इंडिया का जो शेयर है वो 2% है अभी स्पेस इकोनॉमी का, मतलब लिख सकते हो अगर कहीं स्पेस पे क्वेश्चन आ गया तो। इसके और स्पिन ऑफ्स होंगे, कोई भी नई टेक्नोलॉजी ना उसके स्पिन ऑफ्स होंगे। ये जो पॉइंट्स है ना, ये इसमें ये इस कुछ यहाँ तक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो ये जनरल पॉइंट है, फोस्टरिंग इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ्स, इनको इन टर्म्स को याद कर लो, यही काम आएंगी। वो चाहे करना यहाँ पढ़ेगा, एग्जाम्पल लिखा हो वो देखेगा, बस टिक मारेगा आगे, ये पढ़ेगा टिक मारेगा। वो ऐसे ऐसे नहीं पढ़ रहा, वो ऐसे पढ़ेगा कॉपी को, वर्टिकली पढ़ा जाएगा कॉपी को, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कॉपी को। दो दो लाइन के एक एक पॉइंट के आंसर लिखेंगे, पेपर पूरा नहीं होगा। ठीक है, इंटरनेशनल प्रेस्टीज बढ़ाएगा। तो ये 3 पॉइंट तो किसी भी टेक में आ जाएंगे, कॉमन कॉमन पॉइंट्स लिख लो इनको बस। क्या चैलेंजेस हैं, ये सारे सेम रहेंगे, किसी भी आप
कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें, साइंटिफिक प्रोजेक्ट होगा, R&D बजट नहीं है, नई टेक नहीं है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज की भाई हम किसी कंट्री से ले, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, हम किसी से ले कैसे सकते हैं टेक, उसके लिए एग्रीमेंट होने चाहिए भाई, दूसरी कंट्री ऐसी थोड़ी दे देगा हवा में। स्पेस रिलेटेड चैलेंजेस कि भाई एस्ट्रोनॉट की हेल्थ है, ठीक है, बाकी जो स्पेस एनवायरनमेंट है वो बहुत हॉस्टाइल होता है, तो वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये स्पेस डेबरीज, ये स्पेस स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, ये स्पेस डेबरीज वगैरह को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हो गए। वे हेड में वही है, ये सारे कॉमन रहते हैं हर आंसर में, इसमें कोई भी क्वेश्चन आया ना यही चेप देना। एडिक्वेट फंडिंग लेनी है भाई, कैपेसिटी डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से उसमें रेगुलर मिशंस को फंडिंग, सप्लाई, मेंटेनेंस वो सब करना है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज को मैनेज करना है, एग्रीमेंट करने से आर्टेमिस अकॉर्ड किया है, चंद्रमा पे जाने के लिए आगे US का जो है ना, इंडिया उसका पार्ट बना है, कोलैबोरेशंस जो किए हैं। दूसरे ये स्पेस स्टेशन दूसरे जो हैं पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में, UPSC में पूछ सकता है, PCS में पूछ सकता है, दोनों में, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेते हैं। ये पहला वाला फर्स्ट वर्ल्ड का पहला स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, सल्यूट, और ये सोवियत यूनियन ने 71 में किया था। ये वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें ये पूछ लेते हैं ये सवाल कि पहला कब था, ठीक है। US का स्काई लैब था पहला, याद होना चाहिए, सल्यूट 1। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि ये वैसे भी एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। 5 स्पेस एजेंसी हैं, यहीं से स्टेटमेंट UPSC बना सकता है कि 6 स्पेस एजेंसी हैं या 3 है, ठीक है, नंबरिंग में पता होना चाहिए। ये 5 है क्योंकि मतलब ये वही वेस्टर्न वर्ल्ड है सारा, उस टाइम पे स्पेस रेस में US और रशिया ने कोलैबोरेट कर लिया था, ये बड़ी बात थी उस टाइम पे, ठीक है। US, रशिया, यूरोप पूरा हो गया, जापान वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन में रहता है टेक के मामले में, कनाडा हो गया, ठीक है। अब ये चाइना का अपना है, टियांगोंग, ये 2011 में पहला, दूसरा 16 में, तो टियांगोंग कहीं भी आएगा मार देना, क्योंकि अभी शायद 1-2 साल पहले ही प्रीलिम्स में UPSC ने पूछा था QZSS ये किसका है, ठीक है, 4 ऑप्शन थे कंट्री में, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके, तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, या ये टेंगोंग करके पूछ लेगा कि क्या है, किसका है, ऐसे कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। PCS में तो बिल्कुल आ सकता है, UPSC में भी, ठीक है। आने वाले कौन से हैं, गेटवे स्पेस स्टेशन, ये किसका है, नासा का है, ठीक है। ये फर्स्ट स्पेस स्टेशन अराउंड मून होगा, अर्थ की बजाय मून के अराउंड होगा, तो मून मिशन जितने भी होंगे वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को जाना है, या मून मैन मिशन जो होंगे उनमें ये काम आएगा। ये आर्टेमिस प्रोग्राम जो है ना, इसी के अंडर है ये। एक्सियम स्टेशन, ये कमर्शियल, फर्स्ट कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर का होगा, ये एक्सियम स्पेस कंपनी है US की, वो बना रही है, ठीक है। इसका एक और है कि इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, इनके साथ कोलैबोरेशन, स्पेस एग्रीमेंट वगैरह भी साइन किया है, जो गगनयान में जाने वाले हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना, देखो मेंस में तो क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, एप्ली मतलब आप एग्जांपल की तरह यूज़ कर सकते हो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को, या फिर ऐसे वगैरह में एग्जांपल वगैरह में यूज़ कर सकते हो कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में क्या क्या जो न्यू टेक है वो कैसे डेवलप हो रहा है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कुछ नहीं है, जैसे आपका ब्रेन दिमाग काम करता है ना, कि वो न्यूरॉन्स जो होते हैं सिग्नल्स भेजते हैं, उस हिसाब से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपको कमांड जाएगी ब्रेन से, आप वो काम कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये ब्रेन का काम करने का तरीका है, कमांड जाएगी, एग्जीक्यूट, आउटपुट आ जाएगा। ये चिप क्या करेगी, ब्रेन में अंदर इम्प्लांट कर देंगे, ये जो आपकी नर्व्स हैं या यहाँ के जो सिग्नल्स है उसको रीड करेगी, कंप्यूटर को सिग्नल भेजेगी, कंप्यूटर जो भी काम करना होगा उसको सिग्नल भेजेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू। कंप्यूटर ने सिग्नल दिया, मतलब लाइट जलानी है, लाइट जल गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम आएगा यहाँ पे, सेंसर्स वगैरह लगे होंगे, ठीक है। तो वही है, तो ये कंपनी है न्यूरालिंक, इनकी एक ब्लाइंड साइड टेक है, जिसमें कि वो जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं उनको हेल्प करेगा कि भाई वो कैसे, उसमें ये भी उनको हेल्प कर सकता है कि रीजनरेटिव उनकी जो मतलब जो उनकी ब्लाइंड वो हैं क्यों हैं उसको रीजनरेट कर सकता है कि वापस से वो सही हो जाएं फिर से। तो उसी नाम से पता लगा ब्लाइंड साइड, न्यूरालिंक की एलॉन मस्क वाली कंपनी है, ठीक है। कहीं नाम आ जाए न्यूरालिंक, ब्लाइंड साइड, बस इतना ही है, और बाकी की बकवास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने टाइप का होता है, क्यों होता है, ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है भाई।
ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसके? एक तो एप्लीकेशन पूछ सकता है कहीं, मतलब पीसीएस वगैरह वैसे एग्जाम होते हैं ना, थोड़ा अलग से बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभी। तो या जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बहुत पूछे जाते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन साइंस एंड टेक में। मेडिकल में इसका क्या रोल है भाई? ब्रेन में लगा दोगे तो जो भी डायग्नोसिस वगैरह है वो आराम से हो जाएगा, है ना। ब्रेन में क्या, कहाँ खराबी चल रही है, क्या चल रही है, तो वहाँ मेडिकल में। मेंटल वेलनेस में आपके प्रेशर कितना है, नर्व्स को रीड करके बता देगा वो। कॉग्निटिव एनहेंसमेंट, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, मेमोरी रिटेंशन इसमें आएगा। ये हेडिंग्स देखो, मेडिकल, मेंटल वेलनेस, कॉग्निटिव एनहेंसमेंट, ये जो चीज़ है ये समझाने के लिए। एग्जाम में पूरा पूरा नहीं लिखना है, बस एक शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स बना लो, गेमिंग और इंटरटेनमेंट वगैरह में काम आएगा ये। ठीक है। और इन्हांस कर देगा आपका जो स्टिमुलेशन लेवल है। चैलेंजेस वही हैं, टेक के चैलेंजेस हैं, फंडिंग के चैलेंजेस वगैरह हैं। ठीक है। टॉक्सिसिटी वगैरह हो सकती है भाई, आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ दिमाग में लगाओगे, चांसेस है वो मिसफायर कर जाए। एथिकल कंसर्न्स भी हैं कि आप अब ये नई नई टैक्स आ रही हैं, जितनी भी टैग आ रही हैं इनमें आप मान लो किसी ना किसी पे तो टेस्ट करोगे ना शुरू में, सीधा इंसान को तो नहीं बेचने लग जाओगे। उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। वे फॉरवर्ड में वही बातें कही हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, आप टेस्ट कर रहे हो, कुछ रेगुलेटरी ओवरसाइट होनी चाहिए, सिक्योरिटी इसकी इन्हेंस होनी चाहिए। ठीक है। कि आप मान लो कोई भी चिप डाल रहे हो, उसमें क्रिप्टोग्राफी, मतलब उसमें कोई एल्गोरिदम कुछ काम कर रही होगी, ठीक है, तो कितना सिक्योर है। वो फट जाए दिमाग में ही तुम गया आदमी। ठीक है। और बाकी ये चीज़ें होती हैं कि पब्लिक को एजुकेट करो इसके रिस्क के बारे में। ये वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक पार्ट पता होना चाहिए कैसे काम करता है, डेंड्राइट्स वगैरह, ये यहाँ से सिग्नल पास होते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, यहाँ पे केमिकल होता है। तो ये आपका उसका है बायोलॉजी वाला स्टैटिक पार्ट है। करंट देख रहे हैं हम यहाँ पे, स्टैटिक देखेंगे तब देखेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, ये इसमें पीसीएस में पूछ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी वाली टैग किसने, इन्वेंटर कौन है। ठीक है। तो हैंस बर्जर, इन्होंने ये 1924 में दिमाग पे वो एक्सटर्नल लगा के जो रीडिंग्स हैं दिमाग की वो ले लेते हैं एक्सटर्नल डिटेक्टर से, तो ईईजी बोलते हैं इसको। हैंस बर्जर नाम याद रखना है इसका। ऑर्गन ऑन अ चिप टैग, इसमें क्या है ना कि जैसे जैसे आपका जो जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में 3D ऑर्गन बनाएंगे, और फिर उसको, उसमें जो भी वो ऑर्गन होगा बिल्कुल सिमुलेट करेगा जो आपके अंदर ऑर्गन काम करते हैं ना, वैसे ही सिस्टम बनाएंगे लेकिन आर्टिफिशियल। इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें ये फ़ायदा होगा कि आप मान लो कोई, ये समझ सकते हो कि डिजीज़ डेवलप कैसे होती है। ठीक है। या फिर कोई नया ड्रग टेस्ट करना है वो इस पे कर सकते हो आप। ह्यूमन ट्रायल्स वगैरह और ड्रग ट्रायल्स जो होते हैं ना, उसका जो एथिक्स होता है, उसके जो मिसयूज़ होते हैं, उस सब से आप बच सकते हो। तो इसलिए आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया गया। ये भी एक एडवांस टेक में आता है, ऑर्गन ऑन अ चिप टेक। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कंसेप्चुअल है, इसमें कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं है कि हाँ भाई एक ऐसे 3D चिप बनाएंगे उसको यूज़ करेंगे। ये न्यू अप्रोच मेथड्स में ये नाम देख लेना, कहीं पूछ ना ले न्यू अप्रोच मेथड्स क्या है प्रीलिम्स वगैरह में। ऑर्गन ऑन अ चिप, ये ऑर्गेनाइड्स, ये क्या होते हैं कि ये आर्टिफिशियल ये सेल्स वगैरह जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो मतलब गर्भ में जो सेल्स होती हैं उसी से सारे चीज़ें डेवलप होती हैं, सारे ऑर्गन डेवलप होते हैं, हम भी उससे डेवलप होते हैं। तो वहाँ से एक ये ऐसा टैग है कि पूरा आप उसको फुली और ह्यूमन के रूप में ना डेवलप करके वहाँ से ऑर्गन भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है। और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो हर किसी ऑर्गन में डेवलप हो जाती हैं, जो बहुत ही बेसिक होती हैं, एम्ब्रॉयनिक वाली। कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ ही में डेवलप हो पाएंगी, या जैसे हमारी स्किन सेल्स हैं, उन्हीं में डेवलप होंगी, उन्हें इंड्यूस करना पड़ेगा तब जाके हो पाएंगी, इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट सेल। स्फेरॉइड्स क्या है भाई? ये ट्यूमर स्ट्रक्चर्स जो है ना, ब्रेन ट्यूमर वगैरह जो होते हैं वो स्फेरिकल 3D स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो उस वो भी एक आर्टिफिशियल मेथड है कि कैसे हम उसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बायो प्रिंटिंग, ये पूछ सकता है, पीटी में टर्म दे दे, बायो प्रिंटिंग क्या है। 3D प्रिंटिंग को यूज़ करके हम जितने भी लिविंग टिश्यूज़ हैं ऑर्गन्स को बना सकते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मान लो टिश्यू है आपके पास, से बना के आपने एक एल्गोरिदम दे रखी, हार्ट बना दिया आपने।
ठीक है, कोई भी ऑर्गन आप बना सकते हो। यूज़ क्या करोगे उसमें, इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, लिविंग टिश्यू वगैरह को यूज़ करके एक ऑर्गन आप बना सकते हो। और इसमें कुछ नहीं है, वही सब बातें बोली हैं कि ये सब चीज़ों में काम आएगा ये। माइक्रो स्केल सिस्टम है, वही बता रखा है ये डायग्राम बना के कि ऐसे डेवलप होगा। अब आपका कोई एमबीबीएस या एमडी का एग्ज़ाम तो है नहीं जो आप उसकी डिटेल में जाओगे। जिसको शौक है टाइम वेस्ट करने का वो करे भाई। ऑर्गन ऑन अ चिप मान लो मेंस में आ गया, बहुत ही रेयर चांस है, बहुत रेयर है, फिर भी आ गया, तो ये सारी बकवास बकैती के चक्कर में मत पड़ना। एक डायग्राम अगर ज़्यादा है तो ये बना देना। ये पता होना चाहिए कि माइक्रो फ्लूइड्स, कोई भी हम ऑर्गन बनाए, हमारे ऑर्गन जो बॉडी में होता है उसको हम डिश में बना रहे हैं, आर्टिफिशियल कल्चर कर रहे हैं उसका, तो उसमें क्या करेंगे भाई, जैसे जो सेल्स वगैरह होती हैं उनको इमिटेट करेंगे। उसमें क्या ब्लड बहता है, प्लाज्मा बहता है, तो वो सारे चीज़ों को बनाने के लिए माइक्रो फ्लूइड्स वगैरह यूज़ होंगे, है ना। लिविंग सेल टिश्यूज़ ये यूज़ होंगे टिश्यू फंक्शन को मिमिक करने के लिए। ड्रग स्टिमुलेशन के लिए कुछ हम सिग्नल्स को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर तो जो बॉडी के अंदर है नेचुरल स्टिमुलेशन होता है, केमिकल्स दौड़ते हैं नेचुरल, तो ये सारी सेंसर्स चाहिए होंगे, है ना। जैसे हमारे यहाँ नर्व सेल्स वगैरह हैं, अब यहाँ पे वो चीज़ें जो अभी पड़ी थी, ब्रेन कंप्यूटर, वो चिप वाला इंटरफेस, वो सारी चीज़ें भी आगे पूरा टैग करके मुझे लग रहा है आर्टिफिशियल ह्यूमन भी बना सकते हैं ये लोग। जब ऑर्गन बना ले रहे हैं, ब्रेन इंटरफेस बना ही ले रहे हैं। हाउ डज ऑर्गन ऑन अ चिप वर्क, 3D स्ट्रक्चर बनाना है हमको 3D प्रिंटिंग को यूज़ करके, ठीक है। और ये माइक्रो फ्लूइड्स वगैरह हमने यूज़ करने हैं, ये जो बताए थे यहाँ पे, ये दिखाएंगे कि हमारे अंदर कैसे खून वगैरह ये सब जो बहता है ना ऑर्गन्स के अंदर, तो एक एक आपके ऑर्गन हार्ट या कुछ को आर्टिफिशियल तरीके से बनाएंगे ये लोग, ठीक है। बायोटेक वगैरह में, बायोटेक के एप्लीकेशन मान लो पूछ लिए, मेंस में यूपीएससी क्या पूछेगा, बायोटेक के एप्लीकेशन बताओ मेडिकल फील्ड में, इतना स्पेसिफिक जाएगा बस, कि मेडिकल में बताओ, एग्रीकल्चर में बताओ, ऐसे करके मेडिकल में पूछ लेगा। बता देना भाई, ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका ऑर्गन ऑन अ चिप में, ठीक है, कैसे मिमिक वगैरह कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, प्रिसीजन, प्रिसीजन थेराप्यूटिक्स, टर्म पता होनी चाहिए आपको। इसमें क्या होता है कि आप जैसे दवाई वगैरह खाते हो, टेम्परेरी काम करती है, ठीक है, कौन मतलब पूरी बॉडी में वो फैल जाएगी और वैसे काम करेगी, लेकिन थेराप्यूटिक्स प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गन जहाँ पे आपकी दिक्कत है ना, डायरेक्ट वहीं जाके वो दवाई लगेगी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी वगैरह जो होती है ना, वो थेराप्यूटिक्स में आपको क्या होता है कि आप उसका एक कह लो ना, शुरू से ऑर्गन को रीजनरेट कर सकते हो। और मैंने तरीका बताया था कि भाई आपके जैसे जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं उनसे आप, पूरा ह्यूमन उसी से बनता है, लेकिन आप उससे ऑर्गन भी बना सकते हो। तो थेराप्यूटिक्स एक एग्जाम्पल है उसका। क्लोनिंग वगैरह जो आपने पढ़ा होगा स्टैटिक सिलेबस में, उसमें यूज़ कर सकते हैं। ड्रग एफिकेसी टेस्ट, ड्रग वगैरह जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे दिया इसने। ह्यूमन फिजियोलॉजी कैसे वर्क करती है उसका सिमुलेशन दिखा सकते हैं। एथिकल अल्टरनेटिव टू एनिमल टेस्टिंग, पहले एनिमल टेस्टिंग करते थे, अब तो ह्यूमन टेस्टिंग भी करते हैं अनएथिकल, तो उनका अल्टरनेटिव है ये, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टेस्टिंग करते हो मर जाते हैं बेचारे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इंट्रैक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। डिजीज पे रिसर्च वगैरह जो कर रहे हैं वो समझ सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, टेक के चैलेंजेस होंगे, फंडिंग के होंगे, एथिकल चैलेंजेस होंगे, लीगल रेगुलेशन, वो सेम रहते हैं चैलेंजेस। एक चार्ट सा बना लो, वो हर जगह काम आएगा, मैं दिखा दूंगा आपको कई सारे टॉपर्स की कॉपी। लोग क्या करते हैं ना, भक्ति भाव से देखते हैं कि अरे वाह, इन्होंने तो बस सीधा आसमान से देवता उतरे हैं और हम तो लिख ही नहीं पाएंगे आंसर। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब वैसे ही लिख रहे हैं आंसर। बहुत बड़ा 19-20 का अंतर होगा बस। हैंड राइटिंग का रोल होता है बहुत बड़ा, जेल पेन से लिखना, प्रेजेंटेशन, ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आईआईटी का एग्ज़ाम तो है नहीं भाई, या फिर कोई मैथ का पेपर तो है नहीं एग्जैक्ट आंसर निकालना है। ये सारी चीज़ें पूछ ली, मान लो GS3 में इतना वाइड सिलेबस है, GS2 में इतना वाइड सिलेबस है, उसमें एनवायरनमेंट भी है, सिक्योरिटी भी है, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर वगैरह भी है,
इकोनॉमी वाला पार्ट है सारा, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बट बिठा दोगे, वो साइंस एंड टेक और सिक्योरिटी में कितना उसको डीपली पता होगा यार। वो एक एकेडमिक बंदा है, वो अपने फील्ड में ही इतना बिजी है, उसमें वो रोज आपकी तरह करंट अफेयर पढ़ने नहीं बैठ रहा वो। तो वो भूल जाओ भाई कि मेंस में बहुत स्पेसिफिक आंसर लिखते हैं टॉपर्स। ये है उनका टाइम, प्रैक्टिस अच्छी होती है, टाइम से पेपर पूरा होता है, अच्छी राइटिंग होती है, लिखने में लेजिबिलिटी अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन में बादल बूदल अच्छे बना लेते हैं, डायग्राम अच्छे बना लेते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग वालों को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो सब प्रैक्टिस नहीं होती है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, ये बहुत सारे इंडिया लेवल प्रोजेक्ट है। ये बता रहा है कि बायोटेक में क्या क्या इंडिया कर रहा है। आपसे अगर पूछे ना बायोटेक के चैलेंजेस पूछे, तो उसमें रेगुलेशन में आप गवर्नमेंट के स्टेप्स लिखते हो ना जहाँ, वहाँ पे ये सब लिख देना, बायो ई3 पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, ये सब बायो ई3 पॉलिसी लाए थे। ये इसमें रूल्स में अमेंडमेंट किया है, जिसमें कि ये ह्यूमन ऑर्गन्स ऑन चिप को परमिट कर दिया है। ठीक है, सही बात है भाई, बचेगा जानवर वगैरह पे टेस्टिंग कर रहे हो वो सब। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पीटी वगैरह हम पूछ सकते हैं। जेनेटिक मैप बनाएंगे इंडिया का, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इंडिया का जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इंडियन जो रेस है बाकी जो यूरोपियन है उनसे कैसे डिफर करती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया था एक 2003 के आसपास, तो वहाँ पे ओवरऑल एक था। अब क्या है, स्पेसिफिक हर कॉन्टिनेंट या हर देश की पॉपुलेशन अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे एक ये पाया गया था कि कोई स्पेसिफिक जीन्स है जो इंडियन में होती है, जिससे हार्ट अटैक, ये जो स्ट्रोक वगैरह होने, ये ज़्यादा इनकी वो होती है कि टेंडेंसी ज़्यादा ट्रिगर करती है। वो टेस्टिंग वगैरह होगी ना, जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट इंडिया स्पेसिफिक होगा, इंडियन गवर्नमेंट करेगी, पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन कैसी है, उस हिसाब से ड्रग्स वगैरह भी वैसे ही बनाए जाएंगे, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स कम होंगे। ठीक है, और इफेक्टिवली वो टारगेट करेंगे डिजीज को। जीनोम है, ये फिनोम है, ये CSIR चला रहा है, जिसमें फिनोम डेटाबेस इंडियन पॉपुलेशन का कलेक्ट करेंगे। फिनो जीनोम होता है कि जो बिल्कुल बेस जीन्स है ना, जो उसका डेटाबेस कलेक्ट करेंगे। फिनोम में हमारे जो बाकी सारे जो करेक्टर्स हैं, स्किन वगैरह ये सब चीज़ें, फिनोटाइप जिसे बोलते हैं, वो होता है। कैंसर जीनोम एटलस, कैंसर का डेटा वगैरह करेंगे। ये ग्लोबल लेवल पे ये है, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है देखने की। अब ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। विश्वस्य, ये नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। स्टैक क्या होता है ना, एक ओवरऑल, एक जैसे डिजिटल स्टैक आपने सुना होगा, है ना। ओवरऑल वो हो जाता है कि भाई उसमें एक टेक भी होगा, उसके एप्लीकेशन होंगे, पूरा पूरा एक कह सकते हैं पूरा मैकेनिज्म होता है एक उसमें, उसको स्टैक बोल देते हैं। डेटाबेस होगा, यूज़र का डेटाबेस होगा, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है एप्लीकेशन वगैरह, उसको स्टैक बोल देते हैं। डिजिटल इंडिया में आपने पढ़ा होगा। तो ये ब्लॉकचेन के लिए यूज़ किया है। ये प्रीलिम्स में PCS में पूछ सकते हैं क्या है, विश्वस्य दे देंगे भाई, विश्वस्य, और फिर ऑप्शंस दे देंगे। तो उसमें एक जगह दे देंगे कि भाई जम्मू कश्मीर में हारमोनी इस्टेब्लिश करनी है, नॉर्थ ईस्ट में इस्टेब्लिश करनी है, एक जगह ये ब्लॉकचेन दे देंगे। तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे, आपको लगे ये ब्लॉकचेन क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता, आप सबसे पहले हटा दोगे। तो इसलिए बस नाम पता होना चाहिए कि क्या है ये। ठीक है, इसके साथ और थोड़ी चीज़ें लॉन्च की हैं। नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, NBF लाइट। इसमें अब ये सैंडबॉक्स क्या होता है ना, इसमें कोई भी स्टार्टअप वगैरह होती है ना, उनके लिए जो रेगुलेटरी कंपल्शंस होते हैं, या मतलब जो रेगुलेशंस उनको फॉलो करनी है, उनमें थोड़ा रिलैक्स दे देते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी प्रोटोटाइप जो अपना अल्फा बीटा बहुत सारी स्टेजेस होती है ना प्रोडक्ट लॉन्च की, वो जल्दी जल्दी ला सकें। इससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम उसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं। तो वो सैंडबॉक्स उसको बोलते हैं, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है, ब्लॉकचेन में वो स्टार्टअप कल्चर वगैरह को बढ़ाने के लिए NBF लाइट है। प्रमाणिक है, इसमें ये प्रमाणिक नाम से पता चल रहा है, चेक करना है कि वेरीफाई करना है मोबाइल ऐप के ओरिजिन्स को, है ना। कई सारे मोबाइल ऐप्स हैं, उसमें बहुत सारा वायरस डेटा वगैरह ये सब होता है, मालवेयर वगैरह होते हैं, वो सब आपके फ़ोन को इन्फेक्ट करेंगे, आपके फ़ोन को कंट्रोल कर लेंगे। ये पोर्टल बना दिया है, पोर्टल तो हर जगह बन रहा है, कोई भी नई चीज़ आएगी तो। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे क्लाउड क्लाउड वगैरह होता है ना, क्लाउड एज अ सर्विस। तो उसमें क्या करते हैं कि आपको कोई आपका डेटा स्टोरेज के लिए क्लाउड दे देगा एज अ सर्विस यूज़ करने के लिए, उसके लिए फीस चार्ज करेगा। ऐसे ही
ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, तो ब्लॉकचेन का जो प्लेटफॉर्म है उसको एज अ मतलब कोई दे देगा आपको, यूज़ करो उसको, जो भी चार्जेस होंगे गवर्नमेंट का है तो फ्री हो सकता है, सब्सिडाइज हो सकता है। किसके अंडर है? नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन। ये नेशनल स्ट्रेटजी, ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाई ब्लॉकचेन के लिए, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होगी, उसके अंडर एक फ्रेमवर्क बनाया। फ्रेमवर्क ये ब्रॉड टारगेट्स देती है, ऑब्जेक्टिव्स देती है। फ्रेमवर्क क्या करता है? उसको नैरो डाउन करके कि हम कैसे कैसे करेंगे, किस किस फील्ड में करेंगे, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारे शौक है तो पढ़ लेना क्या क्या फीचर्स हैं इसके। कोई भी नई टैग या कोई भी नई स्कीम अगर अनाउंस होती है ना, पढ़ने का एक नियम देख लो, कोई भी नई चीज़ आएगी उसका ओवरऑल पूछते हैं हम, बड़ा बड़ा मोटा मोटा, कि ये क्या है। ठीक है, उस चीज़ को जब टाइम हो जाता है ना, 15-20 साल हो जाते हैं, तब उसके डिटेल में घुसते हैं। यूपीएससी में आप प्रीलिम्स में देखना, पुरानी स्कीम, 20-20 साल पुरानी स्कीम में इतना डिटेल में पूछ लेंगे ना वो, कि नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विसेज में कौन कौन एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए, इतना डीप में। उसमें पूरा उनका जो टारगेट ग्रुप्स है, उसमें इनकम लेवल्स के थ्रेशोल्ड भी पूछ रखे थे उन्होंने, कि ये इतने ओबीसी में इतने होंगे, उसमें जनरल में कितने होंगे, ईडब्ल्यू ऐसे करके पूछ रखे थे ऑप्शन देके, क्योंकि वो स्कीम इतनी पुरानी हो गई। ठीक है, तो उसमें वो पूछ सकते हैं वैसा, उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी सही हुआ था, मैंने भी कोई टारगेट ग्रुप्स नहीं पढ़े थे, लेकिन उसमें होता है कि हाँ, इलॉजिकल ऑप्शंस दिख जाते हैं। मैं अपना चैनल यूट्यूब पे आप देख रहे हो, प्रीवियस ईयर डिस्कशन कर रहा हूँ, उसमें देख लेना कि कैसे कैसे ये चीज़ें हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ब्लॉकचेन क्या होता है ना कि भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, मतलब एक कई सारे जो नोड्स होते हैं ना, वो सारे नोड्स, मतलब जैसे यहाँ पे एक बंदा है, 2 3 4, ऐसे कई सारे नोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। यहाँ पे अगर ये कुछ करेगा ना, इन सबको पता चलेगा, ये सब वेरीफाई करेंगे तभी वो चीज़ उसमें ऐड होगी, या कोई नया बंदा ऐड होगा तो इन सबके वेरिफिकेशन से ऐड होगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, ठीक है, दूसरा उस चीज़ को कोई हटा नहीं सकता, हैक वगैरह वो नहीं कर सकता, सबका वेरिफिकेशन चाहिए। तीसरा क्या होता है कि उसका एक प्रूफ होता है, टाइम स्टैम्पिंग होगी, कब क्या ट्रांजैक्शन हुआ क्या नहीं हुआ। तो सोचो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए, सोच के देखो। मान लो वोटिंग हो रही है आजकल, ईवीएम वगैरह पे लोग शक करते हैं, ठीक है, ई वोटिंग है, मान लो पोस्टल बैलेट है, अब उसमें कि भाई एनआरआई वगैरह वोट नहीं कर सकते हैं, यहाँ के वोट करना पड़ेगा। ब्लॉकचेन वगैरह को आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकता, कोई उसके साथ टेम्पर करेगा सबको पता चल जाएगा, वेरीफाई नहीं होगा। समझ रहे हो? तो वो वाली चीज़ है इसमें। और ये पता होना चाहिए ये बंदे का नाम, बिटकॉइन इन्होंने लॉन्च किया था, उसी बिटकॉइन जिस टेक पे बेस्ड है उसे ब्लॉकचेन बोलते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टोग्राफिक कॉइन है, मतलब एक एल्गोरिदम है, और जिस टेक पे बेस्ड है वो ब्लॉकचेन है। हम लोग, इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन के तो खिलाफ है, लेकिन उसकी जो टैग है उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी अलग एप्लीकेशंस में। उन्हीं के लिए स्ट्रेटजी, ये फ्रेमवर्क सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये दिखा रखा ना, वर्किंग दिखा रखा है, जो मैंने बताया कि पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा, ये वैलिडेट करेंगे तभी आगे जाके वो ट्रांजैक्शन ऐड होगी। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, ठीक है, कोई भी कंपनी कुछ भी साइन कर रही है, तो डिजिटल स्टैम्प, डिजिटल टाइम स्टैम्प्स होंगे ना, उससे सब उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। आगे कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं कंपनी में, वो नहीं हो सकते। ठीक है, लैंड डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कितने सारे एग्जांपल हैं इसके। टाइम स्टैंपिंग होती है, इम्यूटेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिक्योर रहता है, ट्रस्टेड है, सबके कंसेंसस, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अब कई सारे एप्लीकेशंस में। अलग अलग टाइप की ब्लॉकचेन्स होती हैं। ये एकेडमिक, प्राइवेट में कोई नहीं जा पाएगा, कंसोर्टियम में जो उसके मेंबर होंगे वो जा पाएंगे, पब्लिक में सभी लोग एक्सेस कर लेंगे इसको। पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है? क्रिप्टो करेंसी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, उनके बीच ही तो ट्रांजैक्शन, जहाँ भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे और उनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा, वहाँ पे ब्लॉकचेन बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये हमने देखी। वोटिंग सिस्टम जो मैंने बताया था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, है ना, वहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वगैरह ये सबसे बचाएगा, कि किसने कब क्या पेटेंट लिया है वो टाइम स्टैम्प हो गया, सबको पता है किसने क्या लिया है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब एप्लीकेशन की कोई कमी नहीं है इसकी।
जहाँ मैं बोल रहा हूँ ना सिंपल, जहाँ भी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे, डेटा मैनेजमेंट होगा, वहाँ पर ब्लॉकचेन यूज हो सकती है। ये जनरल चैलेंजेस हैं परफॉर्मेंस वगैरह के, स्केलेबिलिटी, स्टोरेज, एनर्जी कंजम्पशन, इन सब में इंडिया लैग कर रहा है अभी। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, डेटा स्टोरेज के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए। डेटा सेंटर्स खुद इतनी एनर्जी वो करते हैं, कंज्यूम करते हैं। स्केलेबिलिटी के इशू हैं कि इतना इंफ्रा ही नहीं है तो स्केल कैसे करोगे? आपको इंफ्रा क्या चाहिए? डेटा सेंटर्स हैं आपके पास, ठीक है, नहीं है उतने ज़्यादा। परफॉर्मेंस, अभी क्या है ना, कोई भी टैग आएगी, नई नई टैग होती है तो उसकी परफॉर्मेंस स्लो ही होती है। और इतने सारे नोड्स हैं, मान लो बहुत ही वाइड वो हो गया। ठीक है, जैसे आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हो गया, जितनी उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा, तो वो स्लो हो जाता है। इतने सारे नोड्स हैं, इन सबसे वेरीफाई करने में जो उसकी स्पीड है वो स्लो होने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर, कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगी हमें उसके लिए। ये सब है कि भाई जब ब्लॉकचेन इतनी नई है तो उसमें आईटी एक्ट में कहाँ से हो जाएगा उसके प्रोटेक्शन, नहीं है, वो चैलेंजेस में है। नेशनल स्ट्रेटजी, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कई जगह बन गए हैं, बेंगलोर वगैरह, और भी कई कॉलेजेस वगैरह बना रहे हैं। फ्यूचर स्किल प्राइम, अगर ये पूछे तो जो नई ट्रैक है ना उनमें जनरेशन जो नई है उनको अपस्किल या जो रीस्किल करने के लिए इमर्जिंग टैंक, ब्लॉकचेन, आईएआई वगैरह में नेस्कॉम और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में कोलैबोरेशन है फ्यूचर स्किल प्राइम। पीटी में पूछ सकता है स्कीम क्या है, पीसीएस में तो बिल्कुल पूछ सकता है। वर्ल्ड लेवल पे जो है प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल बताते हैं ब्लॉकचेन कैसे यूज़ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। वही एक एथिकल फ्रेमवर्क है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, अकाउंटेबिलिटी वगैरह। किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। पीटी में सवाल आ सकता है प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है, मैच द कॉलम में आ सकता है, मैच द करेक्ट में आ सकता है। ठीक है, ये प्राइवेट इनिशिएटिव है, नहीं पूछेगा। ब्लॉकचेन वाइल्ड वायर आईबीएम का। ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल, ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, बहुत सारी इंडस्ट्री ने मिलके अपना सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म टाइप या टेक में सपोर्ट के लिए बनाया है। ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल कल को क्वेश्चन दे देगा, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंटर गवर्नमेंटल है करेक्ट गलत करने के लिए, ऐसे ऑप्शन सेट कर देगा, तो उनसे बचना है भाई। देख लिया आपने, काउंसिल किसकी है? ब्लॉकचेन की। इंडस्ट्री एसोसिएशन है। गवर्नमेंट लेवल पे आने के लिए टाइम लगेगा, नई टेक है, उसमें प्राइवेट सेक्टर ही सबसे पहले इनिशिएट करता है या एनजीओज करते हैं। इंडिया का आर एंड डी इकोसिस्टम जनरल आर्टिकल है ये, विज्ञान धारा स्कीम है, इसमें कई सारी अम्ब्रेला स्कीम्स को मिला दिया है। वही बात बोली है इसमें, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विज्ञान धारा। इसमें क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह करेंगे, आर एंड डी को सपोर्ट करेंगे, उसको फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मतलब प्रोडक्ट के रूप में बनाएंगे। ये बेसिक रिसर्च हो गई एक तो, उसको फिर प्रोडक्ट के रूप में जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ बनाएंगे, वहाँ स्टार्टअप वगैरह इनको सपोर्ट करेंगे। कोई नहीं पूछेगा, विज्ञान धारा पता होना चाहिए बस। 15th फाइनेंस कमीशन की साइकिल में इसको एक्सटेंड कर दिया है। इंडिया का आर एंड डी स्ट्रक्चर, रिलिम्स रिलेटेड कुछ नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी 39 रैंक आ गई है 133 में से। पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस में डेटा इंडिया छठे नंबर पे पेटेंट फाइल करता है, उस तीसरे नंबर पे साइंटिफिक पब्लिकेशन करता है। ठीक है, चैलेंजेस वगैरह पूछे तो उनकी क्वालिटी बहुत घटिया है, कितनी पीयर रिव्यूड है वो भी कम है। इंटरनेशनल जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस होती हैं उसमें कितनी छपी हैं वो भी कम है। कई सारे तो मैंने ऐसे सारे देखे थे 22 में, जब मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया था, तो कई सारे वो आते हैं डेफ वगैरह, आप ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं, डिस्कशन करते हो, उसमें इतने सारे लोग ऐसे थे कि वो उन्होंने अपने डेफ में लिख रखा है इस पे पेटेंट है, मतलब फालतू के पेटेंट बस प्रोफाइल अच्छी करने के लिए लेके बैठे हुए हैं। तो उस थर्ड नंबर पे हो ही जाएगा ना, यूपीएससी के इंटरव्यू में चमकाने के लिए अगर आप पेटेंट ले रहे हो तो फिर तो ऐसे कितने लोग पेटेंट लेके बैठे हुए हैं, उसका काम क्या है, उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है वो वहाँ पे बैठा हुआ है आर्ट, मतलब कि बहुत ही टेक्नोक्रेट तो नहीं बैठे होते इंटरव्यू में, जनरलिस्ट ही बैठे हैं सारे। तो इम्प्रेस हो जाएगा, वो वाह पेटेंट लेके आया है अब तो फोड़ देगा बस, देश यही सुधार देगा।
चैलेंजेस ऑफ इंडियाज R&D इकोसिस्टम सेम है, लो बजट, ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, ब्रेन ड्रेन, बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे उनकी अहमियत है। ठीक है। इंक्लूसिविटी नहीं है। ठीक है। वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ग्लास सीलिंग वगैरह की वजह से। ठीक है। पेट्रियार्कल नॉर्म्स की वजह से। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब कहीं तो एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था हिंदू में कि यूपी में कोई क्लर्क का फॉर्म निकला था, उसमें 10,000 PhD ने फॉर्म भरा था। तो अब मतलब PhD तो मतलब PhD इक्वल टू रिसर्च। तो उसकी क्वालिटी कैसी, क्वांटिटी है यहाँ पे, क्वांटिटी की कमी नहीं है, क्वालिटी वाला चैलेंज है। फंडिंग कितनी मिल रही है उनको बेचारों को, वो चैलेंज है, क्योंकि रिसर्च ज़्यादातर लॉन्ग जेस्टेशन होती है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है। उसमें आपको पेशेंस रखना, और ज़रूरी नहीं है आउटपुट आ जाए। वो वैसा नहीं है कि आप बनिए की दुकान पे बैठे हो और कि नहीं भाई मिठाई बननी चाहिए, वो वाला चीज़ नहीं है। तो अगला क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसमें ये है कि ये स्टेटूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बनाई है, कुछ इसका फंड भी कुछ अमाउंट दिया है। इसमें मेन याद रखना यूपीएससी के लिए कि स्टेटूटरी बॉडी है। ठीक है। ये एक पॉलिसी है, नेशनल साइंस एंड टेक इनोवेशन पॉलिसी 2013 में आई थी। पीसीएस में शायद मेंस में इसमें सवाल आ चुका है, क्या फीचर्स वगैरह हैं नहीं भी पता ना, आगे भी आगे अगर ऐसा सवाल। साइंस एंड टेक के नॉर्मल चीज़ें आपको पता है ना क्या होना चाहिए। R&D में देंगे, ह्यूमन ह्यूमन कैपेसिटी में देंगे, फंडिंग में देंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, यही सारे जनरल पॉइंट्स होते हैं पॉलिसी में। नंबर से याद होते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है आंसर, वरना जनरल आ जाता है, कितनी सारी पॉलिसी याद करोगे। डेडिकेटेड मिशंस हैं अलग अलग फील्ड के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए ये मिशन है, क्वांटम के लिए ये है, नैनो मिशन भी है नैनो टेक के लिए, नैनो मिशन यूपीएससी ने पूछ लिया है। यूथ वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए फेलोशिप स्कीम्स वगैरह हैं। हाँ, ये वाइज किरण स्कीम, ये वुमेन को अट्रैक्ट करने के लिए है। ठीक है। एम अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का, वो है, उसमें कई सारी आ जाती है इंक्यूबेशन करने के लिए। ये इनप्रिंट है ये, इसमें भी इनोवेशन वगैरह को बढ़ा रहे हैं स्कूल के बच्चों में, इंक्विजिटिवनेस क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है, वही फंडिंग, आईपी की क्वालिटी, R&D को बूस्ट करो, कोलैबोरेट करो, बाहर से ब्रेन गेन करो। बहुत ही कॉमन पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट याद भी नहीं रहने वाले। ग्राफीन सेंटर बनाया है विकसित भारत 2047 के मतलब ये इसके अंडर नई नई टेक वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं ना। तो ये इनोवेशन सेंटर प्रीलिम्स पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ बना है ये। ग्राफीन सेंटर तो ये बना है R&D सेटअप केरला में, त्रिवेंद्रम में, और कॉरपोरेट बिजनेस डेवलपमेंट कर्नाटका में। यहाँ स्टार्टअप कल्चर है तो यहाँ इसलिए बिजनेस डेवलपमेंट और कॉरपोरेट वगैरह का बना है। R&D के लिए केरला में बना है। पीसीएस के लिए ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यूपीएससी के लिए पता होना चाहिए, ग्रेफाइट होता है ना, जो ग्रेफाइट का सिंगल लेयर को निकाल लो, उसको ग्राफीन बोल देते हैं, ये सिंगल लेयर होगी। हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लैटिस स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोन हो गया ना ये, और ऐसे बहुत सारे जुड़े होते हैं लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कॉम्ब लैटिस, मधुमक्खी के छत्ते की तरह 2D एक लेयर निकाल लो, वो ग्राफीन होता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं, इसलिए इसको वंडर मटेरियल भी बोलते हैं। कल को कहीं पूछ लें वंडर मटेरियल तो ये बता देना ग्राफीन। ये इन भाई साहब ने इन्होंने डिस्कवर किया था। ये नाम पीसीएस में पूछ सकते हैं, यूपी पीसीएस में, सीएपीएफ में पूछ सकते हैं। कौन है भाई, एंड्रे गीम कॉन्स्टेंटिन। अब ये आगे पता नहीं भाई कैसे प्रोनाउंस होगा, नोवोसेलोव। तो इसको एक एक नाम याद हो, एंड्रे कॉन्स्टेंट, एक एक करके याद कर लो। के ए के ने बनाया है ये कांस्टेंट, क्या बनाया है, ए के ने बनाया है कांस्टेंट। और के से कांस्टेंट याद रख लेना, ए एंड्रे कांस्टेंट। पूछ सकता है क्योंकि ग्राफीन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, और पूछ पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है इसकी, 6 टाइम्स लाइटर होता है स्टील से, लेकिन 200 टाइम स्ट्रेंथ इसकी होती है।
ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है, इसलिए डिस्प्ले टैग, सोलर टैग, टच स्क्रीन वगैरह में यूज़ करते हैं इसे। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो सोलर सेल वगैरह होते हैं ना उसके ऊपर लगा देते हैं और अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। इम्परमेबल होता है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए तो कोटिंग वगैरह में बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है, थिन फिल्म कोटिंग वगैरह में। क्वांटम प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्राफीन, मतलब नैनोटेक में जितनी भी चीज़ें बनेंगी ना आगे, क्योंकि बहुत ही स्मॉल स्केल पे है, तो ग्राफीन से जो सेमीकंडक्टर, ग्राफीन वगैरह को यूज़ करके सेमीकंडक्टर वगैरह में या स्मॉल नैनो चिप्स में यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसके एप्लीकेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बताया ना, सेमीकंडक्टर, एनर्जी स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी स्टोरेज जैसे सुपर कैपेसिटर है, बैटरी है, यहाँ पे आ सकता है। वाटर फिल्ट्रेशन में, डीसैलिनेशन प्लांट में काफ़ी पोर साइज जो है छोटा छोटा नैनो पोर्स होते हैं, तो सारा कचड़ा बाहर निकाल देगा, नमक वमक अच्छा पानी फिल्टर करके देगा। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने साल ही पूछ लिया 2024 के मेंस में, कि फिल्ट्रेशन और उसमें 3 टैग बताओ, उनके पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। ग्राफीन पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, ड्यू है यूपीएससी मेंस में, पीसीएस में भी, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, या फिर ग्राफीन इज अ वंडर मटेरियल, एक्सप्लेन, डिस्कस, ठीक है। प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एनर्जी स्टोरेज, फिल्ट्रेशन। इन्वायरमेंटल में क्या है भाई, कि ये एब्जॉर्ब कर सकता है लिक्विड्स को 60 टाइम्स हैवियर देन इटसेल्फ, मतलब बहुत एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जितने भी पॉल्यूटेंट है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। बायो रिमीडिएशन जो पढ़ते हो ना आप, तो ये बायो ना होके आर्टिफिशियल रिमीडिएशन में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। बायोमेडिकल फील्ड में क्या इसका रोल है, कि बायोमेडिकल फील्ड में भाई टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है ना। टॉक्सिसिटी बहुत कम होगी तो मेडिकल एप्लीकेशन में काम आ जाएगा, ड्रग डिलीवरी में काम आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ो बस, इतना इतना नहीं कि इतने सारे लिख लिए बहुत सारे। स्टैटिक, सारा गेम स्टैटिक का है, स्टैटिक पे ध्यान दो, करंट अफेयर में इतना लिखने की जरूरत, जितना बल्कि बनेगा उतने चांसेस कम होंगे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डिफेंस और सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी में यूज़ हो सकता है, बताया ना, बहुत ही एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ होती है, स्टील से 200 गुना ज़्यादा तगड़ा और हल्का होता है, अच्छा काम आएगा मटेरियल इंजीनियरिंग वगैरह में। ग्राफीन के चैलेंजेस क्या हैं, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, आर एन डी नहीं है, फंडिंग नहीं है। ये नहीं भी पता है बैंड का प्रॉब्लम भाड़ में जाए, एग्जामिनर को भी नहीं पता, जो आर्ट्स वार्ट्स से जो बैकग्राउंड से आ रहा है वो कहाँ से बैंड गैप उनको समझने बैठ जाओगे बैंड गैप, उसमें फिर टाइम वेस्ट करो अपना। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, ऊपर ऊपर से पढ़नी है, जो डिटेल में पढ़नी है वो मैं बता दूंगा। ये मेंस के लिए मैंने बता दिया, मेंस की एप्लीकेशन में आ सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं। ठीक है। इंडिया के इनिशिएटिव क्या है, ग्राफीन और अरोरा प्रोग्राम, इंडिया ग्राफीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केरला में बनाया है, और ये आईआईटी रुड़की में एक स्टार्टअप टाइप है, लॉग 9, जो कि अल्ट्रा कैपेसिटर बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए। ग्लोबल सिनेरियो कुछ नहीं। अब ये प्रीलिम्स की न्यूज़ है, पूरी न्यूज़ इन शॉर्ट्स करके। क्वांटम को यूज़ करके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करेंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, कि मशीन जो हमारी, हम अभी तो टाइप करते हैं ना, मशीन तो 0 1 में समझती है, क्वांटम को यूज़ कर सके वो हम जो बोलेंगे उसको अच्छे से समझ के रिप्लाई अच्छे से देगी, सिंटैक्स अच्छे से पकड़ेगी। अभी क्या है कि सिर्फ मीनिंग को पकड़ती है, सिंटैक्स अरेंजमेंट को अच्छे से नहीं पकड़ती। क्वांटम में दोनों अच्छे से पकड़ेगी, तो और अच्छे रिजल्ट्स देगी क्वांटम टेक। तो वही है नेचुरल। सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी उड़ीसा में बनाई गई है। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बाइन, सिलिकॉन वगैरह सेमीकंडक्टर है ना, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में यूज़ होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए वो भी नहीं है। पोलरिस डाउन मिशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों के लिए, सीएपीएफ के लिए भी। पोलरिस डाउन मिशन में क्या किया है, कि जो सिविलियंस हैं उनको स्पेस में भेजा है, और उन पर स्पेस में क्या इफेक्ट्स होंगे उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे भेजा गया है। वेल एनल रेडिएशन बेल्ट होती हैं, स्पेस का ना मैग्नेटिक, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने पढ़ा हो ना, डायनामो वगैरह, तो अर्थ के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि जो सोलर फ्लेयर्स या सोलर से जो रेडिएशन आती है ना, उनसे इंटरेक्ट करके ये अर्थ को डैमेज नहीं करने देता, वरना अर्थ का पूरा पूरा एटमॉस्फेयर डैमेज हो जाएगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो।
वो रेडिएशन बेल्ट होती हैं। ये बंदे ने कितनी, अब इसमें मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। बता रहा था ना मैं टॉपर वाली कॉपी, उसमें ये है कि ये देख लो, रैंक वन की कॉपी है भाई, 1-2 साल पुराना ही है कोई। इन इसमें क्वेश्चन में पूछा था वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है, उनका फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन करो कि वाई देयर हैज़ बीन अ फोकस ऑन देयर स्टडी। अब इनके आंसर को देखना। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट आर फास्ट ग्रोइंग अटेंशन इन साइंटिफिक सर्कल्स। ठीक है, वो पूछ रहा है क्या है, ये अपना जो भी इनके मन में है वो लिख रहे हैं, क्योंकि इनको मतलब इससे ये सीखो, इसमें मतलब कोई वो नहीं होना है इसमें, और ना भाई कोई ऑफेंड होना। यूपीपीसीएस में रैंक वन जिस साल मेरा आया था, उस साल मैंने उनकी कॉपी देखी थी टॉपर की, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैंने कहा यार ऐसे आंसर हम तो इतना वो करके लिख रहे हैं, फिर भी नंबर नहीं आए उतने जितने उनके आ रखे थे। कई लोग ऑफेंड हो गए थे, टेलीग्राम पे मैंने लिख दिया था, तो मेरे को फ़ोन कर रहे थे वो। पूरा भक्ति भाव बहुत ज़्यादा है ना यहाँ। वैन इसमें ये आपको सीखना है, सीखने वाली बात देखो बस, कि आंसर नहीं पता है ना, फिर भी आंसर खड़ा कर दिया बंदी ने। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट आर फास्ट ग्रोइंग अटेंशन इन साइंटिफिक सर्कल्स। ग्रोइंग फोकस क्यों है? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन ग्लोबल अफेयर्स, साइंटिफिक प्रोग्रेस hinges अपॉन इट, स्पिरिट ऑफ अनुसंधान, लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज, अंडरस्टैंडिंग अर्थ एवोल्यूशन इन हिस्ट्री। ठीक है ना, उन्होंने उन्हें ये पता कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है क्या, कैसे वो बनते हैं, और क्यों उन पे फोकस है। हाँ, फिर आगे उन्होंने कंक्लूजन में ये लिख दिया, किरण स्कीम और ये स्कीमें गवर्नमेंट ला रही है वुमेन को इंक्लूड करने के लिए। कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने आंसर खड़ा कर दिया 1.5 पेज का। ठीक है, चेकर जब चेक करेगा ना, तो वो ऐसे नहीं पढ़ेगा कि अरे ये देखेगा, अच्छा ग्रोइंग फोकस, ये वाला पार्ट एड्रेस कर दिया, चलो फॉर्मेशन नहीं बताई, उसका काट लो, मतलब 10 में से 3 भी दे देगा। ठीक है, जबकि लिखा कुछ वैन एलन का वी भी नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, इसलिए ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई उसमें घमंड में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट आंसर के पीछे नहीं भागना है। जो भागेगा उसका दिक्कत होगी। मैं भागा, मुझे यूपीएससी में प्रॉब्लम रही, एक एक ही इंटरव्यू कॉल आई मेरी। ठीक है, तो इसलिए एग्जैक्ट के पीछे मत भागो, नहीं भी आता जनरल आंसर पकड़ने की कोशिश करो। वो मैं बता रहा हूँ मैगजीन पढ़ते समय भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन ये इंडिया का है, ये गवर्नमेंट 2028 तक शेड्यूल किया गया है। ये टाइमलाइन यूपीएससी के लिए नहीं है, यूपीपीसीएस के लिए पूछ सकता है, बजट वगैरह नहीं पूछेगा। वीनस के बारे में देख लो भाई। इसका जो रोटेशन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, बाकी का वेस्ट टू वेस्ट ईस्ट होता है। इसको प्रोग्रेड बोलते हैं, इसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं। और ये यूवी अल्ट्रावायलेट से याद रखना, ये दो ही हैं, यूरेनस वीनस। ये ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बाकी ऐसे करते हैं रोटेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, बहुत थिक क्लाउड्स होते हैं इनके, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है, तो हॉटेस्ट प्लानट है। मरकरी नहीं है, मरकरी सबसे करीब है सन के, लेकिन इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हॉटेस्ट प्लानट ये है, एब्जॉर्ब करता है ना उनको, एटमॉस्फेयर। वीनस के जो मिशंस हैं, ये है मेराइनर पहला। ठीक है, ये मैच द कॉलम में पूछ सकता है, पहले के एग्जाम्स में पूछ भी चुका है, पीसीएस वगैरह में मैच द कॉलम में। मैगलन, ठीक है, वेनेरा, सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये याद रखना, मैराइनर, वेनेरा, मैगलन, अका अकाट्सुकी, ये जापान का है। ठीक है, सोवियत का कौन सा, वेनेरा। यूएस का कौन सा, मैराइनर। और मैगलन, एम से यूएस का है, वी से सोवियत, सोवियत का वी। अकाट्सुकी जापानीज नेम है। अभी नासा जो है दा विंची और वेरिटास, ये क्वेश्चन भी पूछ लिए हैं शायद पीसीएस वगैरह में। ये वीनस है, वी से याद रखना, वी वेनस, वीनस। एनविजन यूरोपियन का वीनस के लिए। चंद्रयान 4 40 तक भेजने वाले हैं, जिसमें कि सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जाएंगे सैंपल कलेक्ट करेंगे वापस लाएंगे। चाइना का चेंज 6 जो है ना, ये ऑलरेडी कर चुका है, ये अभी सितंबर में। स्क्वायर किलोमीटर एरे क्या है, रेडियो टेलीस्कोप है। कई कई छोटे छोटे टेलीस्कोप होंगे उस 1 किलोमीटर एरिया में, अलग अलग सेपरेटेड होंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि बहुत ही इफ़िशेंटली हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स के ग्रेविटेशनल वेव्स, और ये सारी चीज़ों में हेल्प होगा। 2 लोकेशन है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। साउथ में ये यहाँ पे इसलिए इंटरफेरेंस वगैरह कम होता है, नॉर्थ में लैंड एरिया ज़्यादा है, लाइट पोल्यूशन और ये सब।
ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, बहुत सारे। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर 2012 में बना था। क्वासर्स क्या होते हैं, यूपीएससी में पूछा था। एक ही एजीएन, एजीएन से याद रखना, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। गैलेक्सीज होती हैं, उनका सेंटर होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस वगैरह होती है ब्लैक होल्स की वजह से, तो सबसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं गैलेक्सी में। हालांकि हम बिना किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट के इन्हें नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर होते हैं ये। सैटर्न की रिंग डिसअपियर हो जाएंगी 2025 में ब्रीफली। ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से हो जाएंगी। बनी किसकी होती हैं, वाटर आइस की बनी होती हैं। और किस किस के पास है, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न। तो जे यू एस, जस से याद रख लेना, ठीक है। नीति आयोग ने एक फ्यूचर पैंडेमिक के लिए रिपोर्ट, कोई मतलब नहीं है, वन हेल्थ का मतलब पता होना चाहिए। जूनोटिक डिसीज, जिसमें एनिमल वगैरह सारा जो इतना इन्वायरमेंट है ना, उसको हम सेंटर में लेके उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में प्लान्स बनाएंगे, उसे वन हेल्थ बोलते हैं। और कुछ नहीं है। विष्णु युद्ध अभ्यास किसके लिए है, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए, याद रखना, प्रीलिम्स के लिए। वायरस वॉर एक्सरसाइज। न्यू ट्रीटमेंट रिजीम आया है, किसके लिए आया है भाई, टीबी के लिए। नाम क्या है, न्यू बी पॉलम रिजीन। याद रखना किसके लिए आया है, अलग अलग डिजीज के नाम दे देगा, मैच द कॉलम में। किसके लिए आया है, टीबी के लिए आया है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमारा, ये एक याद करना है कि टारगेट जो है ना, एसडीजी टारगेट है 2030 तक, हमारा 25 तक है, पहले करेंगे। हालांकि अभी केसेस इतना ज़्यादा है, पता नहीं कैसे करेंगे। बीएसजी वैक्सीन है, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ चुका है इसको। टीबी के अगेंस्ट इन्फेक्शन को प्रोवाइड, वो टैकल करने के लिए प्रोवाइड करती है। टीबी होता किससे है, बैक्टीरिया से होता है। 3 तरह के होते हैं ये। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में ये 2 नाम याद होने चाहिए, पूछ सकते हैं भाई। आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। जब इनके लिए भी रेजिस्टेंट हो जाएगा फर्स्ट लाइन के लिए आपकी बॉडी, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। एक्सटेंसिवली में क्या होगा, तो इनके लिए तो हो ही जाएगा, आइसोनियाजिड आईआर के लिए। एक फ्लोरोक्विनोलॉन, और ये इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं, ओरल वाले हैं, ये इंजेक्टेबल हैं। माइकेसिन, काइनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, माइसिन, सिन से याद रख लेना। सेकंड लाइन वालों के लिए भी, इंजेक्टेबल वालों के लिए भी इम्यून होगी बॉडी, तो एक्सटेंसिव टोटली में सबके लिए, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, और कुछ नहीं है इसमें। इनिशिएटिव्स क्या हैं, टीबी मुक्त भारत अभियान, निक्षय मित्र, इसमें सपोर्ट वगैरह डायग्नोस्टिक्स वगैरह है उसके लिए। निक्षय पोषण, पैसे 500 रुपये देंगे, जिसमें कि आप न्यूट्रिशन वगैरह या आपका टाइम लॉस हो रहा है उसके लिए। सोनो ल्यूमिनेसेंस, सोनो मतलब साउंड के लिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स का जब इंट्रैक्शन होगा लिक्विड से, तो लाइट ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करेगा, उस फिनोमेना को बोलते हैं। श्रिम्प वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, कहीं कहीं नहीं आएगा ये सोनो ल्यूमिनेसेंस। सरकम न्यूटेशन, ये एक फिनोमिना है जिसमें प्लांट्स वगैरह, प्लांट क्या करते हैं ना, अपना जो इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए जिगजैग मूवमेंट करते हैं। सूरजमुखी का एग्जांपल इन्होंने दिया है। सूरजमुखी अगर डेंस रो में आप उनको लगाओगे ना, तो इधर उधर अपने आप ही टर्न कर लेंगे, ताकि सनलाइट को अच्छे से यूज़ कर सकें, ठीक है। वुड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है ना, जैसे इंटरनेट है, ऐसे ही वुड वाइड वेब है। प्लांट वगैरह जो होते हैं ना, जैसे एक यहाँ एक यहाँ है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, एक फंगल, नीचे से फंगल रूट्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है, ये कुछ रिलीज करते हैं फंगल, यहाँ से यहाँ देते हैं, तो वुड वाइड वेब, ठीक है। माइसीलियम अंडरग्राउंड फंगल होता है, इंटरेक्शन उसमें वर्ल्ड वाइड वेब में हो रहा है, इसमें वुड से वुड वाइड वेब प्लांट का हो रहा है। एवीजीसी सेक्टर के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया, मुंबई में बनाया, क्योंकि एक इंटरटेनमेंट की चीज़ है तो मुंबई में होगी भाई। ठीक है, ये हो गया। अब अगला कल्चर करेंगे, यही होता है यहाँ से ख़त्म साइंस एंड टेक। थैंक यू वेरी मच।